लास्ट क्लास में हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये डिराइव किया था, ठीक है, जहां म्यू हमारा पॉइजन रेशियो था, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेटरल एंड लीनियर स्ट्रेन। क्लियर है? और सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू थी इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। कल एक क्वेश्चन राइज हुआ था बीच में से कि सर अगर कोई स्ट्रेस टेंसाइल ना होकर के क्या हो, कंप्रेसिव हो, तब क्या होगा? तो वो चीज अभी आगे है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि यदि कंप्रेसिव हो तो क्या होगा भाई। एक भी हो सकता है कंप्रेसिव, दो भी हो सकता है कंप्रेसिव, और देयर मे बी ए चांस कि ऑल द थ्री आर कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक ना। तो यहां पे अभी हम लोग पहुंच रहे हैं। ध्यान दें, ये हमारा यंग्स मॉडुलस था, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हमें देखना होगा, यहां से दो क्वेश्चंस एसएससी जेईई में पूछे गए हैं। मैंने कहा था कि 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन से क्वेश्चन बार बार आता है। पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बिकम्स जीरो। पॉइजन रेशियो के किस वैल्यू के लिए जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? आप देखें ध्यान से, आपको दिखेगा इफ म्यू इज इक्वल टू 1/2, यदि पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाए? 1/2। ध्यान से देखें, जब आप यहां 1/2 पुट करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, बचेगा यहां 1, 1 - 1 0। इन दैट केस द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बिकम 0। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि और यदि पॉइजन रेशियो 1/2 नहीं है, then what is the condition that the value of volumetric strain will become 0? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फर्स्ट सिचुएशन वो है जिसमें पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5। 0.5 होते ही आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाएगा। ये चीज हमको इक्वेशन से दिख रही है। यहां जैसे ही म्यू की वैल्यू 1/2, पॉइजन रेशियो की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, ये कंप्लीट वैल्यू ऊपर क्या हो जाएगी? 0। 0 होता ही ये पूरा का पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ पॉइजन रेशियो इज नॉट 1/2 और पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी नहीं है? 1/2 नहीं, देन किस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बिकम 0? यदि पॉइजन रेशियो 1/2 नहीं है, हमने तो ये तो देख लिया ना कि यदि 1/2 हुआ तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यदि इसकी वैल्यू 1/2 ना होकर सपोज इट इज लेस देन 1/2, पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? इफ म्यू इज लेस देन 1/2, ग्रेटर देन हो सकता है क्या? नहीं, ग्रेटर देन पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहां पर इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो यदि म्यू की वैल्यू 1/2 हो जाए, इन दैट केस क्या होगा भाई? क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0 होगी? देयर इज अ चांस, एक कंडीशन ऐसा बनता है जिसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0 हो सकती है। और वो क्या है भाई केस? ध्यान से देखें यहां पर, इफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, एनी हाउ सिचुएशन कुछ इस तरह की बने कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए भाई? इन दैट केस ऑल्सो द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बिकम 0। क्लियर है? अब ये कब हो सकता है भाई? यही चीज कल क्वेश्चन राइज हुआ था, दो टेंसाइल हो और एक क्या हो? कंप्रेसिव हो, और उनका मैग्नीट्यूड ऐसा हो कि ओवरऑल कितना हो जाए? 0 हो जाए। बात समझ में आ रही है? कल यही क्वेश्चन था ना कि हो सकता है कि उसमें से जो फोर्सेस लग रहे हैं उसमें से एक कैसा लग रहा हो? कंप्रेसिव लग रहा हो। तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई समस्या है नहीं। तो हमें उस ओवरऑल से मतलब है, अगर ये टेंसाइल है, ये टेंसाइल है और ये कंप्रेसिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो
उस सिचुएशन में यदि ये वैल्यू 0 हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो वैल्यू ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बिकम 0। तो ये दो सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले एग्जाम में कवर किए जा चुके हैं, ठीक ना। तो इनका हमें ध्यान रखना है। क्या है भाई? हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्या है इसमें? ठीक है, आइए समझते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है। ये भी 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन का एक एग्जाम्पल है। इस क्या सिचुएशन है समझें। यहां पर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड इज इक्वल टू, हमने कितना मान लिया? सिग्मा, ठीक है। दूसरा केस, एंगल बिटवीन सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आर 90 डिग्री। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीनों के बीच कितने का एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इट मीन्स ऑल दीज स्ट्रेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हर स्ट्रेस की वैल्यू, हर स्ट्रेस दूसरे स्ट्रेस से कितने एंगल पे हो? 90 डिग्री पे हो। तीसरा कंडीशन, लाइक इन नेचर। लाइक इन नेचर का मतलब है तीनों का जो नेचर है वो एक समान होना चाहिए। इसका मतलब है या तो तीनों के तीनों टेंसाइल होने चाहिए या फिर तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? कॉम्प्रेसिव होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो इसे, इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहेंगे। क्लियर है? अगर ये तीनों सिचुएशन फुलफिल हो रहे हैं, कह सकते हैं कि यदि किसी पॉइंट पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस अप्लाई हो रहे हों जिनका मैग्नीट्यूड और नेचर क्या हो? एक समान, तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर कौन सा स्ट्रेस लग रहा है? हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्लियर है? इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ एक्स जेड शुड बी 0। सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्ट्रेस लगे? नॉर्मल स्ट्रेस। सिग्मा कौन सा स्ट्रेस था भाई? और टाउ कौन सा था? शियर स्ट्रेस। यानी किसी भी सरफेस के ऊपर किसी तरह का शियर स्ट्रेस नहीं लगना चाहिए। शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। एक्स वाई प्लेन के ऊपर, वाई जेड प्लेन के ऊपर और एक्स जेड प्लेन के ऊपर सभी पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0। ध्यान रहे, जिस प्लेन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगता है ना, उस प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। क्लियर है? जिस प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो? 0 हो और सिर्फ कौन सा स्ट्रेस लग रहा हो? नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा हो, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। यानी यहां पर सभी के सभी क्या हैं? प्रिंसिपल प्लेन है, क्योंकि किसी के ऊपर भी शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, सभी के ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिखाने के लिए हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं कि किसी भी प्लेन के ऊपर कोई शियर स्ट्रेस ना हो, सिर्फ क्या लग रहा हो? नॉर्मल स्ट्रेस। सिग्मा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है और टाउ हमारा शियर स्ट्रेस है। ठीक है? यदि कोई पॉइंट ऐसा है जिस पे 3 म्यूचुअली इक्वल मैग्नीट्यूड के स्ट्रेस अप्लाई हो रहे हैं जिनका नेचर क्या हो? एक समान हो, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट के ऊपर क्या लग रहा है? हाइड्रो, और उस पॉइंट का स्टेट कैसा है? हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में। बात समझ में आ रही है? तो बात आती है कि आखिर हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं। ध्यान दें, यदि सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा और नेचर सेम रहेगा तो जरा सोच के देखो इसकी क्या सिचुएशन बनेगी। इनिशियली मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया था और बाद में ब्लू लाइन दिखाया है। अगर ये फोर्स
टेंसाइल नेचर के हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। क्या एंगल में कोई चेंज आया होगा क्या, नहीं, यानी डिजाइन में कोई बदलाव नहीं। अगर ये एक क्यूब था तो उसके बावजूद ये क्या रहेगा, एक क्यूब ही रहेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। वो डिजाइन में परिवर्तन नहीं करता है, सिर्फ साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, या साइज अगर कंप्रेसिव नेचर का हो तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी किसमें चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है ना। यदि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे हैं तो वॉल्यूम में, अगर साइज बड़ा हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। और यदि तीनों कंप्रेसिव नेचर के हैं उस केस में साइज क्या होगा। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है क्या कि दो टेंसाइल और एक कंप्रेसिव, नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, ये गलत हो जाएगा। जितने भी तीनों के क्या होने चाहिए, लाइक इन, यानी लगे तो तीनों टेंसाइल लगे या फिर लगे तो तीनों कंप्रेसिव लगे। इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है कि दो टेंसाइल हो जाए और एक कंप्रेसिव, तब ये हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो दिस इज द सिचुएशन फॉर हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जितने भी प्लेन होते हैं सबके सब प्रिंसिपल प्लेन होंगे, ठीक ना। शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी, नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और सभी का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, नेचर सेम होगा, या तो टेंसाइल होगा या फिर कंप्रेसिव होगा। और सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, यानी तीनों स्ट्रेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। तब हम कहेंगे कि वो किस अवस्था में है, हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में। बात समझ में आ रही है। अब हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब ये स्ट्रेस अप्लाई होगा तो किस में बदलाव आएगा भाई, वॉल्यूम में चेंज आएगा। यहां भी ध्यान किसका रखना है, किस लिमिट का, ये जो हम लगा रहे हैं ये सब विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, ठीक ना। तो देखें जरा यहां वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर हम यहां पर निकालें तो डेल्टा वी और डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई इंटू 3 सिग्मा। क्लियर है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, और इन सभी को किसके बराबर हमने मान लिया, यानी सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के केस में, सॉरी हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस के केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किस केस के लिए, हाइड्रोस्टेटिक। अभी हमने दो कंडीशन पढ़ा था, ये तीसरा कंडीशन होगा कि यदि स्ट्रेस का कौन सा कंडीशन हो, हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो, उस केस में दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिंपली यहां पर क्या आ जाएगा, 3 सिग्मा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। एक चीज अभी हम लोग और जानेंगे, उसके बाद फिर से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वो है बल्क मॉडुलस, ठीक ना। बल्क मॉडुलस क्या होता है भाई, बल्क मॉडुलस क्या होता है, ध्यान दें। यदि किसी पॉइंट पर हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस लग रहा है, क्या लग रहा है, यदि किसी पॉइंट पर हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ठीक ना, देन द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये जो रेशियो होगा विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। फिर से ध्यान से सुने, बल्क मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट। कब, जब स्ट्रेस की कंडीशन कौन सी हो, हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस।
हर एक कंडीशन के लिए हम नहीं निकालते, ये कब निकालते हैं? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए, ठीक ना। दैट इज हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस के केस में के बल्क मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये जो रेशियो है, बट कंडीशन इसके ये चीज कब अप्लाई होगा? जब ये स्ट्रेस कौन सा हो? हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस का, यानी ये सिग्मा हो जहां सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीनों क्या हो? इक्वल हो, तीनों का नेचर क्या हो? एक जैसा हो, और तीनों के बीच लगने वाला एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। तब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा आया, इसका रेशियो किसके साथ? जब ये स्ट्रेस लग रहा होगा तो वॉल्यूम में क्या होगा? चेंज आएगा, तो उस समय हम क्या निकालेंगे? दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्योंकि ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकला है, किस केस के लिए निकला है? हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए। उस केस में स्ट्रेस दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को हम क्या कहेंगे? बल्क मॉडुलस कहेंगे। क्लियर है? आगे एक क्वेश्चन यहां से बार बार पूछता है, द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। ये रिलेशनशिप हम लोग यहीं से निकालते हैं, ठीक ना। कैसे? ध्यान दे, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। इन दोनों को जरा ध्यान से देखें, इसको एडजस्ट करें। ये जो स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसको इसके नीचे ले जाते हैं तो क्या होगा भाई? ध्यान दे, ये ई चला जाएगा ऊपर अपॉन 1 माइनस 2 म्यू, और ये 3 कहां आएगा? ये भी नीचे आएगा, इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन। ध्यान से देखिए, क्या इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज किया जा सकता है? कुछ नहीं किया, इस ईवी को उठा के इस सिग्मा के नीचे कर दिया, ठीक ना। और यहां जो ई था, ये कहां चला गया? ऊपर, और 1 माइनस 2 म्यू इंटू 3 कहां चला आया? नीचे। इक्वेशन ऐसा बन गया। अब जरा देखिए, यही दिख रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये नॉर्मल स्ट्रेस कब आया था? फॉर हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन के लिए आया था ना, ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? के लिख सकते हैं। इसलिए k इज इक्वल टू क्या हो गया? k इज इक्वल टू ई अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। और यहां से सिंपली लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2। दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, जहां E हमारा यंग्स मॉडुलस है और K हमारा बल्क मॉडुलस। अगर आप एसएससी का पेपर उठाएं तो कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और यहां कुछ नहीं करेगा, करता क्या है? यहां 2k कर देगा, ठीक ना, या 3 म्यू कर देगा, बस। आपको एग्जैक्ट रिलेशन याद है तो आप एकदम सही टिक कर सकते हैं। और ये एग्जैक्ट कब ध्यान रहेगा? जब आपको क्या पता हो? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। जब ये दोनों चीजें कंप्लीट है तो हम आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। क्लियर है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन था, जहां हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन भी देख लिया है। इसमें अभी कुछ टॉपिक और भी हैं, अभी हमें कुछ रिलेशनशिप और भी निकालना है, जिसमें यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस भी हम लोगों ने पढ़ा था, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन का जो रिलेशन था, इन सब के बीच भी रिलेशन हमें निकालना है। तो अभी 1 से 2 क्लास इसमें और चलेगी, मे बी फ्राइडे को ये चैप्टर क्लोज हो। 1-2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक ना, ताकि कुछ न्यूमेरिकल विजिबिलिटी हमारे माइंड में आए कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक आध प्रॉब्लम लेते हैं, लिखेंगे। एक रॉड, एक सर्कुलर रॉड, एक सर्कुलर रॉड जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, एक सर्कुलर रॉड जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा डायामीटर 2 सेंटीमीटर है,
उसके ऊपर एक एक्सियल टेंसाइल फोर्स, उसके ऊपर एक एक्सियल टेंसाइल फोर्स 20 किलो न्यूटन का लग रहा है। if E इज इक्वल टू, ई का मतलब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है, इफ E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, then find the value of stress, strain and elongation। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। अगला प्रॉब्लम आप लोग करेंगे, मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। स्ट्रेस स्ट्रेन का प्रॉब्लम जब भी आए तो पहली बात, ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि इसमें कोई हिसाब किताब नहीं लगाना, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होगा। एक ही चीज का ध्यान रखना है और वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में जो सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस हैं वो है कन्वर्जन में, ठीक ना। हम कहाँ गलती करेंगे? कन्वर्जन में गलती करेंगे, क्योंकि ये करता क्या है प्रॉब्लम, सारी यूनिट अलग अलग सिस्टम में दिए रहते हैं, कहीं सेंटीमीटर में, कहीं मीटर में, कहीं मिलीमीटर में, और इनको कन्वर्ट करने में हम गलती करते हैं और इसलिए सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक तरीका है, उसको अगर हम पकड़ के चलें तो गलतियां नहीं होंगी। देखिए, सबसे पहले आप चेक करें कि सारे यूनिट एक सिस्टम में आ जाए, यानी अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो जितने भी लेंथ हो सबके सब किस में हो? सेंटीमीटर में हो। फोर्स कहीं किलो न्यूटन में है, कहीं न्यूटन में है, कहीं मेगा न्यूटन में है, तो ध्यान रहे सभी को एक में लाने, या तो सभी न्यूटन में हो, सभी किलो न्यूटन में हो, या सभी मेगा न्यूटन। इसका ध्यान रखना। अब बात आती है कि किसे माने भाई, सबको किस में कन्वर्ट करें। ये चीज देखने के लिए हम हमेशा ई की वैल्यू को देखते हैं, क्योंकि ई की वैल्यू आपको हमेशा गिवन रहेगी। ई में देखिए फोर्स किस में दिया है? न्यूटन। और लेंथ किस में दिया है? यहां से हमें इंडिकेशन मिलता है कि जो भी वैल्यूज दी हुई हैं, जहां भी जो फोर्स दिया हुआ है उसको किस में कन्वर्ट कर लें? न्यूटन में। और यदि मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसको किस में कन्वर्ट करके ले आए? मिलीमीटर। तब आपका काम क्या हो जाएगा? आसान। हर जगह इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं और इससे गलतियों के चांसेस हमारे कम हो जाए। आइए अब देखें, ये क्लियर है कि हमें लेंथ को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में और फोर्स को कन्वर्ट करना है न्यूटन। क्वेश्चन में हमें एक रॉड दिया गया है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर 20 किलो न्यूटन का एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी और एलोंगेशन की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रहे, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रॉब्लम में एक चीज आपको नहीं दिखती है और वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। डायमीटर दिया है, इसका एक ही मकसद है कि इसकी मदद से आप क्या निकालेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया, बिकॉज स्ट्रेस इज द रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्रॉस सेक्शन तो मस्ट है, ठीक ना। तो या तो आपके पास रेडियस हो या डायमीटर हो, ये देने का एक ही मकसद है कि पहले वो आपसे क्या निकालना के लिए कह रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल के साइड में रख लो। यूज हो तो ठीक, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना ही निकालना है, क्योंकि स्ट्रेस निकालने के लिए पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ही तो लेते हैं, तो वो हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दें, अगर कन्वर्ट करें, ये 20 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर से कितना हो जाएगा? 20 मिलीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितना? 10। तो 15 सेंटीमीटर में कितना? 150 मिलीमीटर, ठीक है। ये 20 किलो न्यूटन है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? दैट इज 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन।
और कुछ रह गया, तीनों चीजें कन्वर्ट हो गई किसके यूनिट में, न्यूटन में और मिलीमीटर। अब हमें क्या निकाल लेना होगा भाई, क्रॉस सेक्शनल ए इज इक्वल टू, चूंकि ये सर्कुलर है, पाई बाई 4d स्क्वायर। लिख सकते हैं एरिया कितना होता है, पाई बाई, सर्कल का एरिया पाई बाई 4d स्क्वायर। सो इट इज पाई बाई 4 और d, दैट इज 20 mm का स्क्वायर, 400 पाई। हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया भी निकाला। अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या करना है भाई, सभी की यूनिट का ध्यान रखना है और सबको ई की यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल के रख लेना। और अब क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, क्या निकालना है, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और ध्यान रहे ये रेसिस्टिंग फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है, अप्लाइड लोड। तो अप्लाइड लोड कितना है यहां, 20 इंटू 10 टू द पावर 3। अब न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब वो समस्या नहीं है। लोड अपॉन एरिया, एरिया कितना है 100, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे जो भी वैल्यू है। ठीक है, नाउ सेकेंड क्या निकालना है भाई, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन निकालने के लिए हम कहां यूज करेंगे, हुक्स लॉ। ठीक ना, हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन निकालने के लिए स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेस आपने यहां निकाल रखा है। ठीक ना, स्ट्रेस आपने यहां से निकाल लिया है, अपॉन ई आपको दिया हुआ है। ई की जो वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहां से क्या मिल गया आपको, स्ट्रेन मिल गया। हाँ जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन निकालने के लिए भी हम लोग हुक्स लॉ का यूज कर सकते हैं। डेल्टा एल निकाला था, वहां क्या आया था, पी एल अपॉन ए। अगर ध्यान से देखें यहां से पहुंच सकते हैं। ठीक ना, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल, और स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, P बाई ए इंटू ई। तो डेल्टा एल यहां से कितना हो जाएगा, पी एल अपॉन, एक तो यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा, यदि आपने स्ट्रेन निकाल लिया तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, स्ट्रेन E इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक ना, और स्ट्रेन की वैल्यू अभी आपने निकाली है और एल आपको मालूम है, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, एल इंटू ई। यहां से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इसको आगे कवर करेंगे। जरा ये कैलकुलेट करके बताइए स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। $63.66, बहुत बढ़िया। स्ट्रेस की वैल्यू हो गई 63.66। किसमें हो जाएगा ये, यूनिट क्या होगा बताइए, न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेन निकालिए, सिंपली ये वैल्यू यहां पुट करिए, कितना, 0 के साथ बताइए, 0.00031। ठीक है, स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस, बिकॉज लेंथ बाई लेंथ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। नेक्स्ट एलोंगेशन बताइए। अब आपके पास स्ट्रेन भी आ गया है, तो इसमें सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ से। हाँ, 0.04, हाँ ठीक है, 0.048 क्या, mm। ठीक, आइए देखते हैं
एक नया प्रॉब्लम है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको एक स्टील रॉड दी गई है जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 1700 मिलीमीटर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 मिलीमीटर स्क्वायर है और जिसके लिए ई की वैल्यू, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 200 गीगापास्कल गिवन है, ठीक है। फोर्स कौन कौन से और लोड कौन कौन से लग रहे हैं वो फिगर में शो किया गया है। आपको टोटल इलॉन्गेशन निकालना है कि ये जो लोड अप्लाई हो रहे हैं इनके कारण इसमें कितना इलॉन्गेशन आएगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जो भी है अभी तो पता नहीं है इलॉन्गेशन आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, जो भी आ रहा है उसे आपको बताना है, ठीक है। ध्यान दें कैसे आगे बढ़ना है, फिर से नोटिस करें। सबसे पहले किसकी वैल्यू को चेक करें, ई की वैल्यू किसमें दिया है, गीगा पास्कल में। इसका मतलब है ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁹ क्या, पास्कल, और पास्कल की जगह क्या लिख दें, दैट इज 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कन्वर्ट हो गया। अब आपको फोर्सेस को किस में लेने हैं, न्यूटन में, और लेंथ को किस में लेना है, मीटर में लेना है। तरीका समझ में आया। सबसे पहले ई को चेक करो कि ई का क्या यूनिट गिवन है, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब अपने सिस्टम में देखो फोर्स हर जगह किसमें है, न्यूटन में, तो कोई चिंता। दूसरा यहां पर लेंथ मीटर में है और हमारे पास लेंथ किसमें है, मिलीमीटर में है, ठीक ना। तो फिर से लेंथ को हमें किस में कन्वर्ट करके ले जाना है, मीटर में कन्वर्ट करके ले जाना है। तो पहला कन्वर्जन किसका होगा, एरिया का होगा, बताएं। एरिया इज इक्वल टू 25, ये मिलीमीटर में है। 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग देते भाई, 1000 से भाग देते, और यहां पर मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी मिलीमीटर गुना मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के लिए 10⁻³ से भाग देते, 2 के लिए कितने से भाग देंगे, 10⁻6 अपॉन 10⁻6। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में। पहले मिलीमीटर स्क्वायर था ना, अब किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मीटर स्क्वायर में। तो ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एरिया कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। और कुछ कन्वर्ट करना है क्या, हाँ, ये देखिए 500 मिलीमीटर लंबाई दिया हुआ है, मीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 मीटर। अगर 1000 मिलीमीटर होता तो कितना होता, 1 मीटर होता। ये कितना मीटर हो जाएगा, 0.4 मीटर, और ये बीच वाला 0.500, 400, 900 निकल गया, 1700 में 900 गया, कितना बचा, 800। 800 का मतलब 0.8। यहां तक स्टेप समझ में आया। हमने ई की वैल्यू को देख लिया और सबको उसी की यूनिट के अनुसार सबको क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और अब हमें एलोंगेशन निकालना है। एलोंगेशन का मतलब डेल्टा एल, डेल्टा एल निकालना है हमको, और ये क्या होता है, पी एल अपॉन ए। देखो क्या आपको सब कुछ मालूम है, पी लोड दिया हुआ है, एल लंबाई दिया हुआ है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, और ई भी, ठीक ना। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे अलग अलग 3 सेक्शन में बांटना होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि पहला है 500 mm, दूसरा है 800 mm और तीसरा है 400 mm। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी को अलग अलग यूनिट मान के चलना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, फोर्स को बैलेंस करने आना चाहिए। यदि आपने फोर्स को सही से बैलेंस नहीं किया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी आपको पता है P की वैल्यू कितनी है, नहीं पता है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये सीखें कि कैसे हम फोर्स को बैलेंस करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन को उठाएंगे, और इस पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन, ठीक है। कल मैंने आपको सिखाया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम दोनों साइड का फोर्स क्या रखते हैं,
बराबर रखते हैं। अगर हमने बराबर नहीं रखा तो 100 न्यूटन में ये इधर हो सकता है कि मूव कर जाए, हमें मूवमेंट नहीं चाहिए। तो हमें सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 100 न्यूटन ही, बस इसी को पकड़ कर चलना है। इधर भी हमने कितना लगा दिया, 100। क्लियर है, पहले वाले का काम हो गया। अब जरा देखो दूसरा सिस्टम देखें हम, जो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये दूसरा सिस्टम है जो जिसकी लंबाई कितनी है, 0.8 मीटर, ये था 0.5। अब जरा देखें यहां पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा था भाई, कितना, अरे लिखा हुआ है सामने 250, ठीक ना। और हमने यहां पर इस डायरेक्शन में कितना लगा दिया है, इस डायरेक्शन में अभी तक कितना लगा चुके हैं, 100 लगा चुके हैं। जबकि यहां पर इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है, 250। 100 हमने उसी डायरेक्शन में लगाया है, तो इस डायरेक्शन में कितना बचा हुआ है अभी तक, 150। तो यहां पर लगा देंगे 150 न्यूटन। सिस्टम समझ में आ रहा है। अब जरा देखो, जब इधर से 150 लगा तो उधर से भी कितना लगेगा, सेम, इक्वल। तो यहां पर 150। बात समझ में आई। अब सेकंड का भी वर्क हो गया, थर्ड को पकड़िए, 0.4 मीटर। अब देखें जरा ध्यान से, यहां पर फोर्स कितना था इस डायरेक्शन में, 200 न्यूटन था, और इधर अभी तक आप कितना लगा चुके हैं, तो बचा कितना, 50। तो 50 लगा दीजिए। तो इधर भी कितना लगाना होगा, अगर 50 लगाया आपने और यहां भी 50 है, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन बिल्कुल क्या है, सही है, बीच में कहीं कोई गलती नहीं। अब ये तीनों एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गए, जिसमें क्या लग रहा है, सिंपली या तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, लोड या तो टेंसाइल है या फिर, अब देखो जरा यहां पर टेंसाइल, तो यहां पर क्या होगा, एलोंगेशन होगा। यहां पर कंप्रेसिव फोर्स है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और फिर यहां पर कौन सा फोर्स है, टेंसाइल। तो यहां पर अब ध्यान से समझे, यदि इन दोनों को मिला के इलोंगेशन ज्यादा हो, किससे, कॉन्ट्रैक्शन से, तो ओवरऑल क्या होगा, एलोंगेशन। लेकिन जितना एलोंगेशन हो रहा है उससे ज्यादा किसकी वैल्यू आ जाए, कॉन्ट्रैक्शन की, तो इसका मतलब लंबाई बढ़ेगी नहीं, लंबाई क्या होगी, घटेगी। बात समझ में आ रही है। तो जरा देखें यहां पर फर्स्ट सेक्शन में यदि हम निकालें तो ये P, अगर इसको हम मान लें P की वैल्यू कितनी होगी, हमने देखा है कि डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन A। फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट सेक्शन को अगर हम डेल्टा L1 मान लें तो ये कितना आएगा, P की वैल्यू कितनी हो गई, 100, L की वैल्यू, A की वैल्यू। अच्छा एक चीज देखो, सभी में A क्या है, तो A को सभी से हम क्या ले लेंगे, सभी में E की वैल्यू क्या है, सेम ही है ना, एक ही तो मटेरियल है। तो A और E को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक ना। ऐसे कर लें, P1 L1 अपॉन AE प्लस P2 L2 अपॉन AE प्लस P3 L3 अपॉन AE। ध्यान दे, P1 हो गया 100 न्यूटन, P2 हो गया 150 न्यूटन और P3 हो गया 50 न्यूटन। L1 हो गया, दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। सभी के लिए A की वैल्यू और सभी के लिए E की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लोग यहां से डेल्टा L टोटल जो एलोंगेशन निकालेंगे या जो भी निकालेंगे उसके लिए 1/AE, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3। अब जरा देखो P1 इंटू L1 कितना आएगा, 100 गुना 0.5, P हो गया 100 और L हो गया 0.5, कितना आया, इसकी वैल्यू 50 आई, प्लस P2 इंटू L2 150 इंटू 0.8 120। लेकिन ध्यान रहे इसका नेचर क्या है,
कॉम्प्रेसिव, तो यहां पर -120, फिर प्लस ये कितना आएगा 20। ठीक है, अब जरा देखिए, ये कॉन्ट्रैक्शन है और ये दोनों मिला के क्या है, इसका सीधा सा मतलब है जो ओवरऑल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। इसकी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/a इंटू ई, और इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है भाई 12, 5 2 7 इंटू 50 आएगा ना, और ये 50 किस साइन के साथ, -50। ये माइनस साइन बता रहा है कि इस बॉडी में एलोंगेशन नहीं होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, लंबाई बढ़ेगी नहीं बल्कि लंबाई घटेगी। ठीक ना, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो चेंज आएगा, चेंज कितना हो जाएगा बताइए, 1 का मतलब -50 अपॉन ए कितना था हमारा 25 इंटू 10⁻⁶, -6 ऊपर जाके क्या हो गया 6, और ई की वैल्यू 200 इंटू 10⁻, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। वन इंटू 10⁻⁻5, ठीक ना, दैट इज हम लिख सकते हैं 1/10⁵, यही लिख सकते हैं ना, किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ आएगा। ऊपर इसको एक एग्जैक्ट यूनिट बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना हो जाएगा 10/10⁶, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻6, दिस इज कॉल्ड माइक्रोमीटर। ठीक ना, तो इतना माइक्रोमीटर, 10⁻6 को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं -10 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस फोर्स को कैसे बैलेंस करते हैं। यहां गलती हुई तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे ये सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का था, इसलिए आपने ए कॉमन ले लिया। हो सकता है कि सबका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो, अलग अलग हो, तो फिर आपको यहां ए कॉमन नहीं लेना हो, वो ए अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलिए आज के लिए थैंक यू, अगली क्लास में हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे।